हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम यू अमेज़ॉन। कैसा चल रहा है जीवन। हेलो आर एस, हेलो एस ए, हेलो आर आई, हेलो एच यू। दोस्तों अपने अपने नाम लिख दो ताकि मैं आप लोगों को नाम से पुकार पाऊँ और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो शशि। कैसा चल रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। हाय ऑल। यही हूँ दोस्त, मैं कहाँ जाऊँगा। हेलो हेलो हेलो, शुरू करें दोस्तों। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो अलौकिक। एम जे, माइकल जैक्सन का नाम अलौकिक, वाह। हेलो एस के, हेलो ए एस। प्लीज़ अपने नाम लिख दो ताकि मैं आप लोगों को नाम से बुला पाऊँ। हेलो हेलो हेलो। हेलो वीटी। हेलो हेलो ऐसे। प्लीज़ अपने नाम लिख दो। हेलो अक्षय। यस, ऐसे सुनने में मज़ा आ रहा है। एम जे का मतलब माइकल जैक्सन है मगर वो अलौकिक है। हाँ दोस्तों, माइकल जैक्सन अलौकिक ही थे। बिल्कुल सही नाम है यार, ये अच्छा तरीका है याद करने का। माइकल जैक्सन अलौकिक थे। हेलो ए एस अक्षय। हेलो वीटी। वीटी आपका नाम क्या है। एस के सूरज कुमार, ये तो रिलेटेड है, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सही। अक्षय, ए से अक्षय भी समझ में आ गया है। वीटी साहब कौन है। वीटी। हेलो वीटी। विवेक तिवारी, अच्छा ठीक। हेलो विवेक जी, क्या हाल है आपके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम क्या बात करने वाले हैं। हेलो एजे। एजे विनोद। विनोद, वाह यार विनोद, तू तो बहुत फेमस हुआ मेरे भाई। हाँ हाँ एजे, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। हाँ तो मैं वही बताने वाला हूँ आज हम क्या डिस्कस करेंगे। पहले मैं तुम्हें फील करा देता हूँ दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू तो कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से, मगर अभी तक ये समझ नहीं आता कि आखिर हम इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट आखिर इनको पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसके पीछे क्या गहरी बात छुपी हुई है, ये सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आज हम जो है ना वो फील कराएंगे, मैं वो फील कराने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का क्या महत्व है और अपन क्यों पढ़ रहे हैं जीओसी। तो बिना डिले करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि अपने पास समय का अभाव है और बहुत सारा पढ़ना है बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं दोस्तों। जीओसी का पार्ट वन है हमारे पास और जीओसी का पार्ट वन शुरू कर देते हैं फटाफट। तो मेरा नाम है आशुतोष गौतम, कोटा से हूँ और इन सब कोचिंग में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ, है ना। और कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है जिनके बारे में बात कर लेते हैं कि ज्वाइन क्लास ऑन टाइम एंड वॉच कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है ना। सारी क्लासेस अटेंड करनी है, अगर कुछ छूट जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी है दोस्तों। और प्रीवियस क्लास, अगर इस क्लास के बाद जब आप सेकंड में आएंगे तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा देख कर आएँ अगर आपका कुछ छूट जाता है तो, है ना। और संस्कारी दिखेंगे एक दूसरे के प्रति। बी पोलाइट विद योर पेयर्स एंड टीचर्स ऑन चैट। स्पैम नहीं करना है मेरे दोस्तों, हम सिविलाइज्ड हैं और अनसिविलाइज्ड चीज़ें हम नहीं करेंगे। माई डाउट पर आप अपना डाउट्स लिख सकते हो ताकि अगर कोई बड़ा डाउट है तो आप माई डाउट में लिखें। हमारे मित्र और भी टीचर्स हैं जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं दोस्तों, और ऑब्वियसली करेंगे ना। ठीक है, क्लियर है, सब लोगों को आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो हेलो। चलो, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। और इसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। क्रोम या फायरफॉक्स आपको चाहिए। एंड्रॉयड जो है वो वर्जन 6 या उससे ऊपर होना चाहिए और 5 Mbps अगर आपकी स्पीड आती है तो फिर बहुत अच्छा काम कर रहा होगा आपका। इंग्लिश यूज़ करेंगे दोस्त अपन। और माइक्रो कोर्स है और मैं और विपुल सर यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको। 13 लेक्चर है हमारे पास और बहुत मज़ा आने वाला है ना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या लेने वाले हैं दोस्तों।
सबसे पहले शुरू कर देते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम पढ़ते हैं यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आखिर क्या है, देखें जरा ध्यान से। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में क्या होता है दोस्तों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर मैं पूरी ऑर्गेनिक में बात कर लूँ तो पूरी ऑर्गेनिक में, जय माता दी, चलो तो हम वहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इस बैनर के साइड साइड में पढ़ेंगे ना, तो हमें कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से, ये हम प्रूव कर देते हैं। टेक्निकल ग्लिच आते रहेंगे दोस्तों, मगर हम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आखिर क्या है, नाम से पता लग रहा है समथिंग इज अनसैचुरेटेड। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी ऑर्गेनिक में किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है, मतलब ये खाने में नमक जैसा है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। और इसके लिए डी यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी आता है अपने पास, और वो फॉर्मूला क्या होता है, C+1 - H+X-N/2 ये फॉर्मूला होता है डी यू निकालने का, जो कि बहुत सारी किताबों में, मेरे हिसाब से तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा, हम इस बैनर के आसपास लिख कर पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ऐसा होता होगा दोस्तों। So this is the formula of degree of unsaturation, C+N - H+X - N/2. What is H? H for hydrogen, X for halogen, and N for nitrogen. Getting my point? So these are degree of unsaturation formula. But क्योंकि हम स्पेशल हैं दोस्तों, तो हम ये यूज नहीं करेंगे, एंड आई विल नॉट रिकमेंड दिस फार्मूला। क्यों, आखिर ऐसा क्यों है, हम ये फार्मूला क्यों रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि अगर मान लो किसी भी कंपाउंड में, इफ कंपाउंड हैज फॉस्फोरस और सल्फर और बोरोन और सम अदर एलिमेंट्स, then this formula will not be applicable because there is no phosphorus mentioned here, no sulfur mentioned here, no boron mentioned here। तो हम कुछ ऐसा फॉर्मूला इजाद करते हैं दोस्तों, जिसके थ्रू हम दुनिया के किसी भी फॉर्मूले का डी यू अगर मुझे निकालना पड़ा तो मैं आसानी से निकाल पाऊँ, ऐसा कोई फॉर्मूला हम इजाद करते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा ही जादुई फॉर्मूला जो हम लोगों ने इजाद कर रखा है, उसके बारे में बात करते हैं, और वो सब पूरी दुनिया के सभी फॉर्मूले पर एप्लीकेबल है। लेट्स स्टार्ट। कोई बात नहीं, तुम लोगों को विजिबल है ना, क्या यार, दिख रहा है बैनर के पास, तो दिख ही रहा है, दिख रहा है ना गाइस जो मैं लिख रहा हूं। दिख रहा है एडी यार, एडी ने बोला दिख रहा है, यस विजिबल, ठीक है। तो ये साइड में हमारे पास दिख ही रहा है। अभी चलो शुरू करते हैं ना प्लीज। साउंड भी नहीं है, वेरी गुड, साउंड तो है यार, ऐसे क्या कर रहे हो, साउंड तो आ रहा है यार, मुझे भी आ रहा है। चलो तो हम यहाँ बात कर लेते हैं डी यू, हमारे पास निकालने का एक और तरीका हमारे पास क्या है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, हमें कोई भी फार्मूला दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, तो डी यू के लिए एक्सक्लूसिव अपना फार्मूला क्या है जरा देखें। म्यूट कर रखा होगा आपने, देखो चेक करो, है ना, वीडियो साइड में दिख रहा होगा ना दोस्त। चलो, तो आप लोगों को साइड में तो नज़र आ रहा है डी यू का फॉर्मूला, अब मैं लिखने वाला हूँ, और वो क्या है, डी यू के लिए आपको पता होना चाहिए, स्टेप वन देखें। हेलो, हेलो, चलो अब शुरू करते हैं दोस्तों। काफ़ी समय चला गया, मगर हम शुरू कर देते हैं अब एवरीथिंग इज़ फाइन। हेलो 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 दोस्तों, सब ठीक है अब, हाँ ठीक है। तो अब देखें ज़रा, अब अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि डी यू के बारे में हम बात कर रहे थे, और डी यू में हमारे पास ये एक फार्मूला है, दिस इज़ दी फार्मूला। ये जो फार्मूला है C+X1 और H+X
एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई टू। ये एक फॉर्मूला है डी यू निकालने का, जो कि हम फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर फॉर्मूले में फॉस्फोरस है, सल्फर है, बोरोन है, तो अगर मान लो फॉस्फोरस है, सल्फर है और बोरोन है, तो फॉस्फोरस है, सल्फर है और बोरोन है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब हमने हमारा खुद का नया फॉर्मूला इजाद कर लिया है। देखें कैसे। अगर आपको डी यू निकालना है तो आपको स्टेप 1 करना पड़ेगा, और जिसके बाद आप दुनिया के किसी भी फॉर्मूले से डी यू निकाल सकते हैं। स्टेप 1, और स्टेप 1 क्या क्या है हमारे पास यहाँ? स्टेप 1 है और वो है फाइंड द कंट्रीब्यूशन, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम से मेरा मतलब क्या है कि अगर किसी भी फॉर्मूले में लेट्स हैव C5H5N, ये आपको फॉर्मूला दे रखा हो और आपको यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन इन डी यू निकालना पड़ेगा। और कंट्रीब्यूशन इन डी यू निकालने की निंजा टेक्निक क्या है दोस्तों? और वो है वैलेंसी माइनस टू। वैलेंसी माइनस टू, वैलेंसी माइनस टू मतलब लेट्स हैव एन एग्जाम्पल कि हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और कार्बन का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो मुझे उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2। लेट्स से हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 माइनस 2, तो दैट मीन्स -1। नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो वैलेंसी कितनी होती है? 3 माइनस 2, दैट मीन्स 1। लेट्स से एन एग्जाम्पल फॉस्फोरस का निकालना है तो दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज 5 एंड 3। तो अगर 5 है तो कंट्रीब्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज 2, और 3 है तो सॉरी, कंट्रीब्यूशन वुड बी कंसिडर्ड एज 3, और अगर मान लो वैलेंसी 3 है तो कंट्रीब्यूशन वुड बी कंसिडर्ड एज 1। बोरोन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? वैलेंसी 3 माइनस 2, दैट मीन्स 1। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमको क्या करना है? स्टेप 1 कंट्रीब्यूशन सबका निकालना है, और स्टेप 2 में हमको क्या करना है? स्टेप 2 में सम अप द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट, सम ऑफ कंट्रीब्यूशन, सबके कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम डिवाइड बाय 2 + 1। अगर ये आप कर लेते हो तो इसका मतलब आपका डी यू निकल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, वैलेंसी निकालनी है ना, वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने की निंजा टेक्निक क्या है? लेट्स हैव एन एग्जाम्पल C5H5N, आपको ये निकालना है। तो कार्बन का कॉन्ट्रीब्यूशन हमको पता है 2, और कितने हैं? 5, तो 2 × 5। हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे निकालना है तो -1 × 5, दैट मीन्स -5। और नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन मुझे निकालना है तो हमारे पास हो गया 3 माइनस 2, मतलब कंट्रीब्यूशन हो गया हमारे पास 1। तो अब इसको सम अप कर लें तो हमारे पास आएगा 10 - 5 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। अगर मैं कर दूँ तो ये हमारे पास डी यू निकल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 4। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपन किसी भी बड़े से बड़े कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं कि वो कंपाउंड कितना अनसैचुरेटेड है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, तुम ट्राई करो। अगर मैं कह दूं C6H6BClO2, इसका आपको डी यू निकालना है तो मुझे बताओ कितना डी यू होगा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताओ जल्दी से। और जब भी चैट बॉक्स में आंसर करोगे तो कैसे करोगे? ऐसे कर दो। लेट्स हैव एन एग्जांपल, चैट बॉक्स में ऐसे लिख दो, आशुतोष आंसर 6, ऐसे जल्दी से, ताकि मैं रिलेट कर पाऊँ कि किस बच्चे ने आंसर किया है, और हम नाम से एक मैं आप लोगों को पुकार पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। सर डी यू क्या है? डी यू इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मेरे दोस्त। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब कंपाउंड कितना अनसेचुरेटेड है विद रेस्पेक्ट टू द एल्केन। जैसे कि लेट्स हैव एन एग्जांपल, C6H14 यह है हेक्सेन, C6H12 यह है हेक्सीन, और C6H10 यह है हेक्साइन। तो इसका मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड है, और इसमें मैं इट इज़ अनसेचुरेटेड एक H2 मॉलिक्यूल अगर जोड़ दूँ तो एल्केन बन जाएगा, और इसमें मैं 2 H2 मॉलिक्यूल जोड़ दूँ तो ये एल्केन बन जाएगा। तो इसमें अनसेचुरेशन है, हाइड्रोजन की क्या है? डेफिशिएंसी है। इसको इसलिए इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी।
इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं इसको, इसीलिए। तो कितनी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है विद रेस्पेक्ट टू दी एल्केन। एल्केन वो भी कैसी है, एसाइक्लिक एल्केन। विद रेस्पेक्ट टू एसाइक्लिक एल्केन कितना अनसेचुरेशन ऑफ हाइड्रोजन है वो निकालते हैं अपन, ठीक है। हेलो 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 एनएम, हेलो। तो अब मुझे बता दो जल्दी से कि अगर मान लो जैसे कि ये कंपाउंड है, इसका डी मुझे निकालना है, कार्बन का कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे पता है 2 होता है, तो 2 × 6, और इसका -1 होता है, बोरोन का 1 होता है, Cl का -1 होता है, और ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल देंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि वैलेंसी 2 होती है। तो जल्दी से मुझको बता दो कि अगर मान लो मुझे इसका डी निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बताओ। 6 ये हो गया हमारे पास 12, 6 × 2, और ये हो गया -6, और बोरोन का हो जाएगा हमारे पास +1, Cl का हो जाएगा -1, ऑक्सीजन का हो गया 0 डिवाइड बाई 2 +1। बिल्कुल एस के ने आंसर किया 4। दोस्त SK तो तेरा नाम है ही, इसमें संजीव कुमार आना चाहिए। संजीव 4, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि संजीव है। SK से मुझे संजीव नहीं पता चलेगा, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम निकाल सकते हैं, चाहे यस NM। आंसर क्या है 4, बिल्कुल सही। अब मैं एक और सवाल जो तुम्हें दूंगा जिससे निंजा टेक्निक से तुम निकाल के बताना कि आंसर कितना आने वाला है ना। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल, एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। C17H19N3O3S, और मैंने सल्फर को बोल दिया है ऑलरेडी ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है 4, और 4 है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इसका कितना मानना है 2। जल्दी से मुझे बता दो फटाफट। मोइन ने आंसर किया है 4। सर प्लीज हेल्प वीक इन ऑर्गेनिक, आई एम क्लास 12, प्लीज व्हाट टू डू स्टडी इन क्लास 12th ऑर्गेनिक। 12th ऑर्गेनिक के लिए दोस्त जो हमारा रिवीजन वाला जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो आप लोग देखो, तब आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसका बता दो फटाफट। कंट्रीब्यूशन सबका पता है, सल्फर का स्पेशली मैंने बता दिया कि वैलेंसी 4 है, टेट्रावेलेंट है, मतलब कंट्रीब्यूशन 2 मानना है आपको। सूरज कुमार, यस। तो अब मुझे जल्दी से इसका डी यू करके निकाल के बता दो ताकि अपन आगे चल सकें और जीओसी स्टार्ट कर सकें। कंट्रीब्यूशन सबका पता है ना दोस्त। कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है 2 है, इसका -1 है, इसका +1 है, इसका 0 है, और इसका कंट्रीब्यूशन पता ही दिया मैंने कितना है, टेट्रावेलेंट है तो कंट्रीब्यूशन 2 है। बस अब तो मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 2 +1 करना है। जल्दी बताओ। एस ए का पूरा नाम क्या है। SA का आंसर आ चुका है 8। चेक कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन के साथ, फिर उसके बाद आंसर करेंगे। जल्दी बताओ। और बाकी जो लोग ट्राई कर रहे हैं फटाफट से बताओ। शशि, अच्छा शशि ने आंसर किया है 08। दीपांशु का आंसर आ चुका है 8। DK दीपांशु, और BR विनोद का आंसर आ गया है 8। NM का आंसर आया है 12, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। चलो चेक करो एक बार जल्दी से, यहाँ कितना हो जाएगा 34, 17 2 34 -19 +1 प्लस ऑक्सीजन का 0 प्लस सल्फर का 2 डिवाइड बाय 2 +1। बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो फटाफट, अब तो कर लोगे। अरे यहाँ सॉरी, यहाँ पे तो 3 आएगा ना, नाइट्रोजन 3 है, तो कितना हो गया। जल्दी बता दो, अब तो कर लोगे। हाँ, अब देखो जरा दोबारा कितना हो गया है। अब तो मैथ्स तो कर लो यार प्लीज़। डिवाइड बाय 2 करना पहले, फिर +1 करना। डिवाइड बाय 2 करना पहले, फिर +1 करना। जल्दी बताओ। हाँ यस, RO ने बिल्कुल सही बताया, आंसर क्या हो जाएगा 11। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो, क्लियर है ना।
तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये वाला अपना वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठ जाता है इस पर। यहां अगर मैं देखूं तो जैसे अगर मान लो स्ट्रक्चर दे रखी हो तो आपको काउंट करना होता है क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ, अगर मान लो स्ट्रक्चर दे रखी है आपको तो आपको काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। ये एक नॉर्मल फार्मूला, नॉर्मल टेक्निक है आंसर करने की। तो इसका डी यू कितना आता है 4, क्यों, 3 तो पाई बॉन्ड हो गए और एक रिंग होगी। अब यही ट्रिक अगर मैं इधर अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 6 रिंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या कह देते हो आप, इसका डी यू 6, मगर ये गलत हो जाता है। अगर यही अपने टेक्निक से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बता दें तो C8H8 है। तो बस अब अपने निकाल दे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16 - 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 करते ही आंसर आ जाता है 5। आंसर 6 गलत है, आंसर क्या होगा इसका 5 होगा। तो इसका मतलब अपना फॉर्मूला जो है एकदम फुल प्रूफ है। वाई नाइट्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन इज +1, क्योंकि वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, वैलेंसी -2, तब कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1। है ना, है ना, है ना, है ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना। चलो अब शुरू करते हैं। अब अपना अब जो है वो इम्पोर्टेंटली जी हमारे पास हो गया। अब अपन जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले हैं, और वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू हो चुका है, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें और तैयार हो जाएं बॉन्ड क्लीवेज पढ़ने के लिए। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज देखें जरा। कोई मैं बताएगा 2 तरीके के बॉन्ड क्लीवेज है। हमेशा याद रखना बॉन्ड क्लीवेज बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बॉन्ड क्लीवेज बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड फिजन भी बोलते हैं इसको, और बॉन्ड ब्रेकिंग भी बोलते हैं इसको। हाँ, इफ पाई बॉन्ड रहा तो डी यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पाई बॉन्ड या रिंग काउंट करते हैं या फिर उसको फॉर्मूले में तब्दील कर दो। यस, 2 तरीके का है, एनएम ने बोला, एक तो है होमोलाइटिक और एक है हेट्रोलाइटिक। 2 तरीके से बॉन्ड टूटता है। आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमेशा देखें जरा, आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, लेट्स से ए बी और ये +C आया और यहाँ प्रोडक्ट बन गया हमारे पास AC+B। तो ये अगर मैं इसको सक्सेसफुल ऑर्गेनिक रिएक्शन बोल रहा हूँ, सक्सेसफुल ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर मैं इसको कह रहा हूँ, इसका मतलब ये जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये कहेंगे हम ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक। और यहाँ अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। और सक्सेसफुल ऑर्गेनिक कब होगी, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताना। इन दोनों में से कौन से बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए, न्यू बॉन्ड या ओल्ड बॉन्ड। अगर सक्सेसफुल ऑर्गेनिक रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनना चाहता है, तो मुझे बताओ कौन से बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ओल्ड या न्यू। अगर कोई सक्सेसफुल ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो जल्दी बताओ मुझे। थैंक यू टी आर। कौन से बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए दोस्तों, जीवन में याद रखो, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रांग बॉन्ड बने, जीवन में मूव ऑन करना चाहते हैं, तो नए बॉन्ड जो है वो कैसे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, हाँ कि ना। तो इसका मतलब ये होने चाहिए हमारे पास स्ट्रांग, तभी तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। जब इधर ये होने चाहिए वीक, तभी तो वीक से स्ट्रांग स्टेबिलिटी की तरफ जाती है कोई भी चीज़। तो हमारे पास जो है बनने वाले नए बॉन्ड कैसे होने चाहिए, स्ट्रांग। इसका मतलब बॉन्ड का टूटना जरूरी है, बॉन्ड टूटेगा तो नया नहीं बनेगा, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं होमोलाइट बॉन्ड क्लीवेज, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं नया बॉन्ड बनेगा नहीं मेरे दोस्तों। क्या, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब न्यू 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 न्यू। तो इसका मतलब होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक 2 तरीके के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं। जरा देख लेते हैं यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, जरा समझें इस बात को। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब है कि ए और बी ने जब बॉन्ड बनाया था तो वादा किया था कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, वादा किया था इन्होंने, है ना। इन्होंने वादे और कस्में खाई थी कि जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो जितना अधिकार इन दोनों पर, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर तुम्हारा होगा बी, उतना ही मेरा होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जो है दैट ऑलमोस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, आइडियल कंडीशन में दोनों की इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी क्या होती है, लगभग बराबर होती है ना। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो
एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेते हैं वापस, ईमानदारी से जैसे दिया था वैसे ही ले लेते हैं, बिल्कुल लखनवी स्टाइल बोलते हैं इसको अपन, लखनवी। लखनवी मतलब वहाँ पर तहजीब वाली चीज़ें फेमस है ना, तो लखनवी स्टाइल है, बिल्कुल इज्जत से इलेक्ट्रॉन दिए और इज्जत से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो ये लखनवी स्टाइल है। इसको बोलते हैं होमो, मतलब सेम, जैसे बना था वैसे ही टूट गया, तो इसको बोलते हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन धारी है ए डॉट और बी डॉट है, इनको बोलते हैं अपन फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। और अगर यही कार्बन होता तो हम इसको कह देंगे कार्बन फ्री रेडिकल्स, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एन एम वेरी गुड। अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इफ ट्रांसफर इज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स देन वी विल शो दिस डबल हेडेड एरो, अदरवाइज सिंगल हेडेड, दिस इज सिंगल, दिस इज फिश हुक एरो। फिश हुक एरो कब दिखाएंगे? फिश हुक जैसा है ना, तो कब दिखाएंगे ऐसा? ऐसा तब दिखाएंगे जब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ऐसा दो एरो दिखाएंगे, तो मैंने यहाँ पर फिश हुक एरो दिखाया, तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज है। एंड द अदर वन इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना था इनके बीच में, तो ए और बी ने वादा किया था कि इसको बीच में रखेंगे, मगर बी ने दगा दे दिया। क्यों? क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा निकली, तो बॉन्ड बनने के बाद यहाँ था, मगर वो खिसकता हुआ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? बी के पास। और जब ये बी बॉन्ड तोड़ेगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर चला जाएगा, और बेचारा ए रोता रह जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारे पास ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एंड जो बी है हमारे पास, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास कहलाता है कैटायन, और ये हमारे पास कहलाता है एनायन। तो हमारे पास कैटायन, एनायन, और अगर यही कार्बन का कैटायन है तो इसको बोलते हैं कार्बो कैटायन, अगर ये कार्बन है तो। और अगर ये भी कार्बन धारी है तो इसको बोलेंगे कार्ब एनायन। क्या मेरी बात तुमको क्लिक हो गई है? बोलो 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 बोलो। तो इस तरीके से होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। जल्दी से इस सवाल का आंसर दे दो, ए बी सी डी में से क्या होने वाला है आंसर? जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज? इनमें से कौन होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का एग्जाम्पल है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए मल्टीपल करेक्ट की तौर पर हम जरूर सोचेंगे। अरे मेरे भाइयों, 11th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो मुझे बता दो जल्दी से कि इनमें से कौन कौन है जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के एग्जाम्पल्स हैं। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हेट्रोलाइटिक में कैटायन एनायन बनते हैं। तो जल्दी से मुझे बता दो। एस ए ने आंसर कर दिया है, तिलक ने आंसर किया सी एंड डी, तो तिलक बी क्यों नहीं है? जरा सोचना एक बार। मल्टीपल करेक्ट भी है, डीके प्लीज मल्टीपल करेक्ट सोचें। फ्री रेडिकल जहां बन रहा है वो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है। क्या यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है? नहीं। क्या यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है? हाँ। क्या यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है? हाँ। क्या यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है? हाँ। तो इसका मतलब क्या तुम ये नहीं कहोगे कि आंसर बी, सी और डी है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, है ना? बी सी डी, सी डी बी, अच्छा ठीक है, सी डी बी भी बिल्कुल सही है, एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया। आगे चलते हैं बिना डिले, और वो है पाथ ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पाथ ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, समझें इस बात को। अब मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक रिएक्शन का पाथ है ना, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं आखिर हम जीओसी क्यों पढ़ रहे हैं। अगर तुम ये जानना चाहते हो ना कि हम जीओसी क्यों पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो 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 आपको ये पता होना चाहिए कि पाथ ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। लेट्स हैव ए से बी तक हमको जाना है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो दो तरीके के पाथ हैं दोस्तों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए बीच में से हमें ट्रेवल करके जाना पड़ता है वाया इंटरमीडिएट। ये बीच में इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, या फिर वाया जाना पड़ता है ट्रांजिशन स्टेट, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर हमारे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है।
है ना। ये जो इंटरमीडिएट होता है ना, यही हमारे पास है कार्बोकेटायन या फिर कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बन आयन, दीज आर इंटरमीडिएट, है ना। दे कैन बी सीन, है ना। ट्रांजिशन स्टेट जो कि रिएक्शन के बीच में बनती है, ये होती है हाइपोथेटिकल। तो पाथ 1 वाया इंटरमीडिएट, पाथ 2 ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, और पाथ 3 होता है वाया बोथ। तो हमेशा याद रखें, कोई भी रिएक्शन जो है वो इन 3 पाथ से होकर जा सकती है, जिसमें रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बन सकता है, रिएक्शन के बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है, या फिर दोनों बन सकता है। हाँ बिल्कुल, टीआर वही समझा रहा हूँ दोस्त। तो आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं जीओसी, इसके बारे में बता रहा हूँ कि रिएक्शंस हमेशा बीच में कुछ ना कुछ बनाती है, या तो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट या फिर दोनों, है ना। तो अब अगर मैं देखूँ तो रिएक्शन पाथ देखने से, लेट्स से कोई स्टेप 1 स्टेप रिएक्शन है, लेट्स से एन एग्जांपल, कोई 1 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन का पाथ अगर मैं रिएक्शन पाथ अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, और ये रिएक्शन प्रोग्रेस है, और ये है हमारे पास 1 स्टेप रिएक्शन, जिससे ए ने क्या बना दिया, बी बना दिया। तो ये ए ले लिया मैंने, और ये हमारे पास बन गया बी। तो ये हाईएस्ट इस ए और बी के बीच में ये जो पीक दिख रहा है आपको, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इस पीक को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। हाईएस्ट एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम स्टेबिलिटी होने की वजह से इसकी लाइफ बहुत कम होती है, लाइफ बहुत कम, वेरी लेस। और लाइफ बहुत कम होने की वजह से, लाइफ इज़ वेरी लेस, इट कैन नॉट बी सीन, इसलिए तो इसको देखा नहीं जाता। इसकी लाइफ 10⁻⁻12 सेकेंड, हाफ लाइफ 10⁻⁻12 सेकेंड से भी क्या होती है, कम। तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, समझ में आया। ये हाइपोथेटिकल है, ये हमको दिखता नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास स्टेप 1 में हमारे पास क्या बनती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट। दूसरी बात जो हम बात करें, लेट्स से 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन में समझना आप, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ए से हमारे पास बन रहा है सी, और स्टेप्स देखें इस रिएक्शन के, तो हमने मान लिया स्टेप 1 में ए से कन्वर्ट हो रहा है बी, एंड देन बी से कन्वर्ट हो रहा है क्या, सी। समझ में आ गया। तो 2 स्टेप रिएक्शन है, तो ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है। बी इस रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रहा आपको, मगर वो बन रहा था। तो ऐसी चीज जो लेफ्ट, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आएगा, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब दिस इज इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रहा, मेन रिएक्शन में, मगर स्टेप्स में है लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। अगर मैं इसका पाथ बनाऊं तो जरा देखिएगा कैसा होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिया, और ये रिएक्शन प्रोग्रेस, समझना इस बात को, बहुत ही गहरी बात है दोस्तों। यहाँ से तुम्हें फील आएगी, ऑर्गेनिक की कोई बताएगा नहीं इसको। तो अगर मान लो 2 स्टेप रिएक्शन है, ये ले लिया मैंने ए, ये ले लिया ए, ये ले लिया मैंने बी, दिस इज बी, एंड दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल हो गया हमारे पास सी। तो ये 2 स्टेप है, एक छोटी सी रिएक्शन ये है, एक छोटी सी रिएक्शन ये है, इसको बोलेंगे TS1, इसको बोलेंगे TS2। जो भी पीक्स हैं उनको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और ये जो डिप है पी, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। पोटेंशियल एनर्जी इंटरमीडिएट की क्या है, कम है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। अब मुझे बस ये बताओ तुम, विच इज़ मोर स्टेबल, मुझे बताओ ए कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांजिशन स्टेट, बी इंटरमीडिएट। जनरली कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो मुझको ये बताओ जल्दी से कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, ट्रांजिशन स्टेट ए या बी इंटरमीडिएट्स। जिनकी पोटेंशियल एनर्जी कम, वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। अच्छा, इसका मतलब दिस इज मोर स्टेबल और दिस इज लेस स्टेबल। तो मुझे बताओ अब जल्दी से, बिल्कुल सही बोल रहे हो, DK SS और NM, और अपने नाम के आगे आंसर करो, है ना। जैसे कि DK है तो डी अपना नाम लिखें, फिर उसके बाद तिलक, तिलक ने बोला इंटरमीडिएट, बिल्कुल सही आंसर, करने का तरीका तिलक बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगा आप लोगों के साथ। तो अब मेरे एक और सवाल का, जब तुम यहाँ तक पहुँच ही गए तो फिर एक और सवाल का जवाब तुम दे पाओगे जल्दी से, और वो ये कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में से
ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल है और मोर स्टेबल ज़्यादा इंटरमीडिएट। तो बताओ लाइफ किसकी ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, या जो लेस स्टेबल होगा उसकी लाइफ ज़्यादा होगी? निधि, यस निधि, वेरी गुड। गेस माय नेम सर, संजय सोढ़ानी। एस बोले तो संजय सोढ़ानी हो सकता है। क्या ये बिल्कुल सही नाम है? क्या मैं एकदम सही हूँ? एस, क्या है? संटन, ओहो सनातन, यह है हमारे पास सनातन। ओहो हो, वाह सनातन वाह, मेरे पुराने स्टूडेंट दीपांशु। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट की लाइफ ज़्यादा, ट्रांजिशन स्टेट की लाइफ क्यों ज़्यादा होगी? जो कम स्टेबल है, स्टेबल ही नहीं है, उसकी तो लाइफ कम ही होगी ना, 10⁻⁻12 सेकंड होती है। और इंटरमीडिएट जो कि ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल मतलब ज़्यादा समय तक जिंदा रहेगा ना, 10⁻⁻6 सेकंड से ज़्यादा होती है इसकी हाफ लाइफ। समझ में आ गया तुमको? समझ में आ गया है ना? अब मुझे बताओ इस टू स्टेप रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनी? तो ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनी हमारे पास 2, और इंटरमीडिएट कितना बना? 1। तो देखो जरा, स्टेप्स कितने थे? 2। ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनी? 2। इंटरमीडिएट कितना बना? 1। तो इसका मतलब मैं यहां पर गहरी बात बोल सकता हूं, और वो है नंबर ऑफ स्टेप्स इन द रिएक्शन दैट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्या ये मेरी बात तुमको समझ में आ गई? जितने स्टेप्स होंगे रिएक्शन में उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट होगी। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्या आप लोगों को समझ में आ गया है कि जितने स्टेप्स होंगे उतने ही ट्रांजिशन स्टेट होगी? यस। और उससे एक कम इंटरमीडिएट होंगे। इसका मतलब दैट वुड बी इक्वल टू इंटरमीडिएट +1। ये बहुत ही शानदार सी चीज़ हमको समझ में आ चुकी है। बोलो 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 बोलो। तो ये बहुत ही गहरी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, है ना? पाथ ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन समाप्त हुआ। अब हमको बात समझ में आ रही है कि आखिर रिएक्शन इंटरमीडिएट हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि रिएक्शन के बीच में बनते हैं, और रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीशीज को हमें क्या करना है? स्टेबलाइज। इसको हमें स्टेबलाइज करना है। ये स्टेबल हो गया तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। तो एक्टिवेशन एनर्जी मुझको क्या चाहिए होगी? कम। तो हम आखिर इसको क्यों स्टेबलाइज कर रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट को क्यों नहीं स्टेबलाइज कर रहे हैं? क्योंकि ये दिखता है, इट कैन बी, दिस कैन बी सीन, ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी सीन। तो जो दिख रहा है उसको स्टेबलाइज कर दो, तो जो नहीं दिख रहा है वो इनडायरेक्टली स्टेबलाइज हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम। तो दोस्तों इसलिए हम ये कर रहे हैं। इश्क वाह, है ना? क्लियर है? तो अब हमको समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में हमारे पास मेनली कार्बोकेटायन है, और कार्ब एनायन है, और कार्बन फ्री रेडिकल है। बाकी भी इंटरमीडिएट होते हैं, मगर उनकी चर्चा अपन यहाँ नहीं करेंगे। सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लूँ तो CH3+, CH3-, और CH3 डॉट। तो अब इनकी बारे में चर्चा अपन यहाँ कर लेते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल लेकर ये ले लेते हैं CH3+, ये ले लेते हैं अपन, कार्बोकेटायन है, कार्बन फ्री रेडिकल CH3 डॉट, और यहाँ ले लेते हैं CH3-। इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो यहाँ पर कितने हैं? जल्दी बताओ। ट्रांजिशन सर, व्हेन ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन इंटरमीडिएट। नहीं, हम कहेंगे इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है ना? चलो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास कार्बन H हमने बना दिया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बाकी सब प्रॉपर्टीज अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। इसमें कितना है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें लोन पेयर भी है हमारे पास। तो लोन पेयर के बारे में बात कर लें तो हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर एक लोन पेयर हमको देखने को मिलेगा। अब मुझको जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, क्या ऑक्टेट कंप्लीट करना हमारा लक्ष्य होता है कि नहीं होता? और भी प्रॉपर्टीज है, मगर उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो मुझे बताओ कि क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तब्दील होना चाहता है कि नहीं चाहता? जल्दी बताओ, क्या ऑक्टेट कंप्लीट करना इन दोनों का लक्ष्य है कि नहीं?
तो इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी और इन पर नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज अब मैं तुमको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं दोस्तों। नेगेटिव चार्ज इज इक्वलेंट टू दुख। बोलो। तो मुझे बताओ कि इन तीनों के पास क्या क्या दुख है। पहले उन दुख को जानते हैं, फिर हम जो है वो दुख को दूर करेंगे। क्या इस कार्बोकेटाइन पर चार्ज है? क्या इस कार्बोकेटाइन पर चार्ज है? हाँ, तो ये दुखी है। चार्ज मतलब दुख। और प्लस इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो दो दुख हैं इसके पास। इसके बारे में बात करें तो ये न्यूट्रल है, फ्री रेडिकल न्यूट्रल है, तो चार्ज तो नहीं है, तो ये वाला दुख तो नहीं है। मगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इसका दुख है, इनकम्प्लीट। यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर एक दुख है इसके पास। और वो दुख क्या है हमारे पास? दुखी है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है। तो दुखी तीनों है, 1 2 3। किस तरीके से? ये चार्ज की वजह से दुखी, ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से दुखी, और ये चार्ज की वजह से दुखी। अगर मैं इन तीनों का दुख दूर कर पाया तो उनको स्टेबलाइज कर पाऊंगा, है ना? समझ में आ गया? तो इनको स्टेबलाइज कर पाऊंगा, और स्टेबलाइज कर पाया तो फिर मैं ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर पाऊंगा, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फास्ट। तो अब हमारा लक्ष्य है इनको स्टेबलाइज करना। तो लक्ष्य इनको स्टेबलाइज करना है। तो मुझको बताना कार्बोकेटाइन, अब हमको समझ में आएगा कि हम जीओसी क्यों पढ़ रहे हैं। कार्बन फ्री रेडिकल, इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बोनाइन के पास हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के दुख दूर करने का एक ही तरीका है कि दोनों को न्यूट्रल कर दो ताकि सुखी हो जाए, और प्लस ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। तो अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, जल्दी से मुझे बताना, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, इनको कौन स्टेबलाइज करेगा? इन दोनों को स्टेबलाइज कौन करेगा? ऑप्शन में लिखना सिर्फ ये चीजें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ए, या बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जल्दी से बताओ कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? ए या बी। और सिमिलरली इसको भी यहां तक पहुंचाना है, तो इन्हें कौन स्टेबलाइज करेगा? ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या बी, पहले इस सवाल का जवाब देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अक्षय ने बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बिल्कुल वैसी कहानी है दोस्तों कि अगर आप गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, तो हमें कौन स्टेबलाइज करेगा? पैसे देने वाला। समझ में आ गया? तो अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और मैं 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता हूं, तो कौन मुझे स्टेबलाइज कर रहा होगा? जो मुझे इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मुझे स्टेबलाइज करेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। समझ में आ गया? बिल्कुल सही। एस सेंटेन ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सनातन है इसका नाम, और मैं इसको प्यार से सेंटेन बोलता हूँ। तो दीपांशु ने आंसर किया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके लिए। और ये हमारे पास दुखी इस बात से था क्योंकि इसके पास चार्ज है, तो इसके चार्ज को, इसके नेगेटिव चार्ज को मुझे खींचना पड़ेगा, और इसका मतलब इसके चार्ज को कम करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इस वाले में कौन स्टेबलाइज करेगा इसको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब तुमको समझ में आ गया कि अगर इंटरमीडिएट हर रिएक्शन में बन रहा है तो उनको स्टेबलाइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। अच्छा, तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट्स की वजह से हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है। तो हमारे पास इफेक्ट जो है वो इसीलिए दो तरीके के हैं, परमानेंट और टेम्पररी। टेम्पररी की बात अब अभी हम नहीं करेंगे। परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमारे पास है आई इफेक्ट, जिसको बोलते हैं हम इंडक्टिव। और फिर उसके बाद होता है हमारे पास रेजोनेंस या मीजोमेरिक, और तीसरा होता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन, और चौथा होता है हमारे पास फील्ड इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं दोस्तों। ये दो तरीके के इफेक्ट हैं, इसमें प्लस आई होगा और माइनस आई होगा, इसमें प्लस एम होगा और माइनस एम होगा, या फिर प्लस आर होगा माइनस आर होगा, इसमें प्लस एच होगा माइनस एच होगा, इसमें बस यही है। ठीक है, मतलब हर इफेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ पर अगर मुझे आंसर करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर क्या है, तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर सिर्फ ये बताओ कि इस दुनिया में, है ना, इंसानों वाली बात करेंगे दोस्तों, इस दुनिया में क्या चीज़ पॉजिटिव है? किसी को
कुछ देकर जाना जीवन में या किसी से छीन लेना। व्हाट इज पॉजिटिव वर्क? तो तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाएं क्या है। क्या है इस दुनिया में पॉजिटिव? किसी को देकर जाना या किसी से छीन लेना। डोनेट करना, इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव लिखे हुए हैं वर्क वो डोनेटिंग है, क्योंकि वो पॉजिटिव वर्क है दुनिया में। बाकी नेगेटिव मतलब किसी से छीन लेना। तो इसका मतलब हमें ये पढ़ना है, और सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का अगर मैं बात करूं तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यही है दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट की एकमेव परिभाषा। अगर मैं बात करूं तो ये है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। सी सी और एफ की बात कर ले तो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, कार्बन की होती है 2.5, sp3 लिया हुआ है मैंने इसको, CH2 और CH3 है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है और इलेक्ट्रॉन भयानक खींचेगा इससे, तो इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। इस पर आएगा हमारे पास पार्शियल नेगेटिव और इस पर आने वाला है पार्शियल पॉजिटिव। जैसे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो अपने जैसे दूसरों से खींचना शुरू कर देगा। जितनी कमी इस पर हुई उतनी इस पर ना हो पाएगी, तो इस पर पार्शियल का भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इससे और खींचेगा तो पार्शियल पॉजिटिव का भी पार्शियल का भी पार्शियल। तो अगर मैं यहाँ तुमसे पूछूं C1 C2 C3 में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर हो गई, जिससे फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच है या जिससे फ्लोरीन दूर है थोड़ा, ये है राक्षस जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। तो मुझे बताओ कौन किससे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा खींचे जाएंगे, C1 से, C2 से या C3 से? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर फील्ड इफेक्ट पढ़ना है हमको सर, फील्ड इफेक्ट आगे आएगा, भगवान पे भरोसा रखो। C1 पर तो इलेक्ट्रॉन खींच, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी यही सबसे ज़्यादा रखेगा। तो अगर मैं तुमसे ये कह दूं तो गलत तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी C1 की ज़्यादा होगी देन C2 एंड देन C3। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 फटाफट फटाफट बोलो। समझ में आ गया? जल्दी से अपन फिर सवाल करेंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर अपन तुरंत सवाल करेंगे अभी, है ना। C1 C2 C3 में अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे पास C1 इज ग्रेटर देन C2 एंड देन C3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट का मेन कारण क्या है? क्यों फ्लोरीन ने कार्बन से खींचा? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होने का मेन रीजन क्या है? क्यों फ्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया? आखिर फ्लोरीन की कौन सी टेंडेंसी है ऐसी जो कार्बन से ज्यादा है? जल्दी से ब्रैकेट में मेरे को आंसर देके बताओ। क्या वो A फॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है या फिर B फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है? बिल्कुल सही, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, बिल्कुल सही बोला है SS ने। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसका कारण है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि इसका मेन कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस। तो हमें अगली बात करनी है और वह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कैसे आ सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस दो तरीके से आ सकता है। एक तो पॉलिंग स्केल में हम जो पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो कार्बन की 2.5 है, हाइड्रोजन की जो है वो 2.1 है, और ये sp3 कार्बन के बारे में बात की जा रही है। नाइट्रोजन की 3 है sp3 मानते हुए, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 3.5 है sp3 मानते हुए। फ्लोरीन के बारे में बात करें तो हमारे पास 4 है, ये पॉलिंग स्केल पर। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहना चाह रहा हूँ और वो है हाइब्रिडाइजेशनल। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है। लेट्स से एन एग्जांपल, कोई ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, कोई डबली बॉन्डेड कार्बन है और कोई सिंगली बॉन्डेड है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलिंग स्केल पर 2.5 है। मगर जैसे जैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन चेंज करते हैं तो कहानी बदल जाती है। कैसे? लेट्स हैव एन एग्जांपल। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या क्या चेंज हुआ। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज sp2
एंड दिस इज sp3। तो इसका मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर यहाँ पर हो जाता है 50, यहाँ 33.33 और यहाँ 25। p कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ पर 66.66 और यहाँ हो जाएगा 75। s का मतलब होता है दोस्तों, p का मतलब होता है डम्बल शेप। जितना p कैरेक्टर ज़्यादा होगा डम्बल शेप उतनी ज़्यादा होगी। s कैरेक्टर का मतलब होता है स्फेरिकल शेप। तो जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा स्फेरिकल शेप उतना ज़्यादा होगा, और स्फेरिकल शेप जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के उतने ही क्या होंगे, पास होंगे दोस्तों। परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब यही होता है। समझ में आया? तो हाइब्रिडाइजेशनल, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास खिसक जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के पास खिसकना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं न्यूक्लियस से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ दी एटम जो है वो बढ़ रहा है अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? एसपी का थीटा भी समझ लेते हैं ताकि थीटा से भी रिलेशन मिलेगा। 180 होता है, इसमें 120 होता है और इसमें 109.28 और अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, पहले शेप समझ लेते हैं। ऑर्बिटल्स की शेप कैसे है इधर बना देता हूँ। यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे, इधर परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम है, पी कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। यहाँ हाइब्रिडाइज अगर मैं देखूँ तो ऑर्बिटल की शेप कुछ ऐसी होगी, अगर मैंने ये मान लिया। अब अगर यहाँ देखूँ तो हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बिकम मोर स्फेरिकल, और इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से न्यूक्लियस के पास खिसक खिसक गए। और sp के बारे में बात करें तो इट बिकम मोर स्फेरिकल, और इलेक्ट्रॉन और खिसक गए न्यूक्लियस के पास। तो मुझे बताओ, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास खिसकता जा रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे पास एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं क्या कहूँगा, परसेंटेज एस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। है ना, है ना, है ना, है ना? मुझे बताओ, ऊपर से नीचे यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 थे, मतलब स्फेरिकल नेचर कम थी, डम्बेल नेचर ज़्यादा थी। डम्बल नेचर मतलब ऐसा लंबा, डम्बेल जैसी शेप। और परसेंटेज एस कैरेक्टर ऊपर से नीचे से ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इट बिकम मोर स्फेरिकल। इलेक्ट्रॉन्स खींचते जा रहे हैं, न्यूक्लियस के पास आते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस के पास आने की टेंडेंसी, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इसकी 2.5 है तो इसकी 2.75 होती है, और इसकी 3.25 होती है दोस्तों। ये है हमारे पास। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक बहुत ही धांसू सी बात यहाँ कह सकते हैं, और वो ये है, परसेंटेज एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि थीटा भी बिल्कुल वैसे ही वेरी कर रहा है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो थीटा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एरिया जो है न्यूक्लियस के पास, एरिया बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा दूर बॉन्ड एंगल होगा। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? तो हमें ये एक बहुत ही बड़ा ये ब्रह्मास्त्र मिल गया है, और वो है परसेंटेज एस इज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ गया तुमको? है ना? तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इससे मैं एक का जी आज का ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, इन दोनों को मिलाते हुए एक ऐसा ऑर्डर बना रहे हैं जो हज़ारों सवालों को सॉल्व कर सकता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन की 3.5। ये 1 का मतलब है sp1। नाइट्रोजन sp3 ले रहा हूँ मैं। 2 का मतलब है sp2 कार्बन, और ये है हमारे पास sp3 कार्बन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं 2.5 होती है, इसकी हम जानते हैं 2.75 होती है, इसकी हम जानते हैं 3.25 होती है, और नाइट्रोजन की अभी हम जान के आए 3 होती है। तो एक कंबाइंड ऑर्डर मिल जाता है जिससे बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। याद करने की निंजा टेक्निक है Formula 1 N 2 3। Formula 1 रेस मालूम है ना तुमको? तो याद करने की निंजा टेक्निक है Formula 1 N 2 3, Formula 1 N 2 3, Formula 1 N 2। इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आपको ये ट्रिक याद रखनी चाहिए, दिस इज एक्सक्लूसिव दोस्तों, Formula 1 N 2 3। है ना, है ना? Formula 1 N 2 3 बहुत सारे सवाल इससे सॉल्व हो सकते हैं। क्या मेरी बात तुमको क्लिक हो गई है? बोलो 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 बोलो। बहुत सारे एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के सवाल, बहुत सारे सवाल यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं इसके थ्रू। क्या आप लोगों को क्लियर है? अब अपन शुरू करते हैं प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का मतलब डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन
विदड्रॉइंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बोलो 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 बोलो। ठीक है, क्या हो गया दोस्त, क्या समझ नहीं आया? ये बस ये याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऐसा होता है। 1 का मतलब है sp कार्बन, 2 का मतलब है sp2 कार्बन, और 3 का मतलब है sp3 कार्बन, है ना। चलो अब बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात कर लें तो हमारे पास जैसे कि अगर जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, लेट्स सी Me3, ना इसको ओपन करें तो CH3 CH2 CH2 और ये Me Me और CH। अब यहाँ क्या होता है दोस्तों, H की इलेक्ट्रॉनिक होती है 2.1, कार्बन की होती है 2.5, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। तो इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये आगे सप्लाई कर देता है। समझ में आ गया? तो अगर मैं इस कार्बन चेन के रेस्पेक्ट में इस पर चार्ज देखूँ, यहाँ आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, बहुत सारा चार्ज, और विद रेस्पेक्ट टू दिस पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डोनेटिंग ग्रुप हो गया, है ना। सिमिलरली मैंने तुम्हें समझाया था C और ये F हो जाए तो हम जानते हैं यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। तो अगर इन शॉर्ट में बात करूँ तो एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब एक ऑर्डर समझ लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए कौन सा ऑर्डर तुम पढ़ के आए थे। लेट्स से CH2 माइनस के बाद ले लिया अपन ने NH2 माइनस, हमने ले लिया O माइनस, यहाँ ले लिया C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ ले लिया अपन ने CMe3, यहाँ ले लिया अपन ने CHMe2, और यहाँ ले लिया अपन ने Me, और यहाँ ले लिया अपन ने CH3 से पहले SiH3, फिर CH3, फिर T, फिर D, और फिर आता है H, और H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना जाता है क्योंकि ये रेफरेंस। कोई बात नहीं, सेंटेन बहुत ज़्यादा पढ़ाना है अपन को, ठीक है। तो अब यहाँ देखें तो हमारे पास अब मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा, जिसके पास बहुत सारे पैसा है या जिसके पास सिर्फ घर चलाने के पैसे हैं? कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जल्दी बताओ। कौन ज़्यादा पैसा डोनेट करेगा, जिसके पास बहुत सारा अथाह पैसा है, ज़रूरत से ज़्यादा, या जिसके पास सिर्फ ज़रूरत भर का है? ऑप्शन ए धीरू भाई अंबानी, या ऑप्शन बी आशुतोष गौतम। कौन ज़्यादा डोनेट करेगा, ए धीरू भाई अंबानी, या बी ए जी? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है दोस्तों, TBA और AG में से कौन ज़्यादा डोनेट करेगा? मुझे पक्का पता था कि तुम मुझे गरीब साबित कर ही दोगे। शाबाश, आखिर मुझे आज मेरी गरीबी का एहसास हो चुका है। इतने सारे लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा, तो मुझे गरीब साबित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका मतलब अब हम समझ गए हैं कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज डोनेट्स मोर। नेगेटिवली चार्ज मतलब जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रल मतलब जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस घर चलाने भर के हैं। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज डोनेट्स मोर, मतलब ये ऑर्डर तो मैं लगा सकता हूँ, बस इतना ऑर्डर तो मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि ये न्यूट्रल नेगेटिवली चार्ज, मार्क माई वर्ड्स, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज डोनेट्स मोर कंपेयर टू द न्यूट्रल वन। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ चुकी है? जल्दी से बताओ। नेगेटिवली चार्ज NM, वाह, मेरा दिल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद NM। बस अब तो मैं एकदम 7वें आसमान पर हूँ, आपके पास इतना नॉलेज जो है, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं खुश हो चुका हूँ और मैं 7वें आसमान, ठीक है। तो अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज डोनेट्स मोर कंपेयर टू द न्यूट्रल वन। अब इनमें से भी डोनेट कौन ज्यादा करेगा, जरा देखिएगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, नाइट्रोजन की है 3 और ऑक्सीजन की है 3.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने की टेंडेंसी। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कौन टाइटली होल्ड करके रखेगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? कौन होल्ड करके, कौन पकड़ के रखेगा, जल्दी बताओ। CNO, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, जल्दी बताओ। CNO में से कौन इलेक्ट्रॉन सबसे तेजी से पकड़ के रखेगा? O। तो कौन आसानी से रिलीज कर देगा, कौन आसानी से डोनेट कर देगा? जो पकड़ के रखेगा, या जो जो लूजली, जिसके पास लूजली बाउंड होगा?
यस, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो लूजली बाउंडेड होता है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन लूटने की संभावना है ज़्यादा होगी। अब लेट्स एन एग्जाम्पल। अब इन दोनों में भी अगर मैं देखूँ तो अब थोड़ा सा तुम जानते हो कि इसमें रेजोनेंस होता है, बचपन में तुम पढ़ के आए हो, क्योंकि ये तो क्विक पढ़ रहे हैं अपन, तो रेजोनेंस तुम समझते होंगे। तो मुझको बताओ O माइनस और COO माइनस में से नेगेटिव चार्ज इज लाइक दुख, चार्ज इज लाइक दुख, दुख किस पे ज्यादा है? ए पर O माइनस पर दुख ज्यादा है और या बी पर? ये याद रखना, इस पर दुख बढ़ चुका है और दुख बांटने से कम होता है। मार्क माई वर्ड्स, इसको लिख लो मेरे दोस्तों, ये अपनी ट्रिक है और वो है दुख बांटने से कम होता है। बहुत सारी मूवीज में तुम सुनोगे दुख बांटने से कम होता है। लेट्स से जैसे जैसे कि हम बात करें एसएस, हमारे पास सनातन है, सनातन के पास 1 करोड़ रुपए है एसएस, और उसके 12 भाई बहन हैं, उसके 12 बच्चे हैं, 5 मान लेते हैं यार, हमारी स्क्रीन इतना ही अलाउ कर रही है, 6 मान लेते हैं। तो एसएस के पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसके छः बच्चे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास कोई और है, बोले एस ए ले लेते हैं। एस ए के पास भी 1 करोड़ रुपए हैं और उसका एक ही बच्चा है। तो मुझे बताओ किसके घर पर चोर अटैक करेंगे, या किसके, अगर मैं बताऊं किसके पास पैसा रिलेटिवली ज्यादा होगा? बोलो 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 बोलो। इस पर तो 1 करोड़ रुपए बढ़ गया तो इट बिकम स्टेबलाइज। तो अगर मान लो लुटने की, मान लो चोर आए तो किसके घर पे चोरी करेंगे? किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैंने उसको चोर मान लिया। एसएस के घर पर चोरी आसानी से होगी या ऐसे के घर पे? बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ऐसे के घर पर चोरी ज्यादा आसानी होगी, उससे इलेक्ट्रॉन लुट जाएंगे, छिन जाएंगे, या फिर मैं ये कह दूं कि डोनेट कर दिए जाएंगे। बात एक ही है दोस्तों, लुटने की संभावना है, डोनेट करने की संभावना है, बिल्कुल एक ही है। इसका मतलब इससे लुटने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि चार्ज इज फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस ऑक्सीजन एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 ऑक्सीजन। तो हम ऐसा आंसर करेंगे। अब इसके बाद हम जानते हैं एल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा। सिलिका की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एल्काइल ग्रुप 3 एल्काइल ग्रुप इधर है, इधर 2 है, इधर 1 ही है। सिलिका की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है कार्बन से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी कम, तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा। उसके बाद होता है टी डी और लास्टली एच। एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एच की अगर हम बात करें तो डोनेट करने की टेंडेंसी, इंडक्टिव इफेक्ट क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। ये हमारे पास कैसा हो गया? प्लस आई इफेक्ट हो गया दोस्तों, ये ऑर्डर हो गया प्लस आई इफेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं माइनस आई इफेक्ट की, तो जरा समझें माइनस आई इफेक्ट के बारे में। माइनस आई इफेक्ट क्या है जरा समझें। हाँ ठीक है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है ये CF3+ का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद होता है NR3+ का, फिर उसके बाद होता है NH3+ का। पॉजिटिव चार्ज है मतलब गरीब है, इसकी लूटने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। NO2 CnCHO है ना, ये होता है। FPL इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर BrI, और फिर OH और NH2 बात कर लें तो OH और NH2 और F सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ज़्यादा विड्रॉ करेगी कंपेयर टू द न्यूट्रल वन। ये नाइट्रोजन है जो कि sp2 है, ये कार्बन है जो कि sp है, ये sp2 कार्बन है। तो sp2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। T और D, आइकी ने बोला T और D क्या है? T और D, अब यार ऐसा डिटेल चीज़ें मत पूछो, अभी अपने पास समय नहीं। CH बॉन्ड जो है वो बड़ा होता है, CD बॉन्ड छोटा होता है और CT बॉन्ड और छोटा होता है। तो जितना छोटा बॉन्ड होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है इंडक्टिव, जितनी कम डिस्टेंस होगी डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए CT की छोटी बॉन्ड लेंथ होने की वजह से इसका जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देना कार्बन को, इसकी उसकी इसलिए उसका प्लस आई क्या होता है? ज़्यादा होता है ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, अगर मान लो तुमको दे दिए जाए ग्रुप्स और पूछा जाए कि बताओ इसमें से कौन प्लस आई देगा और कौन माइनस आई, 100 बातों की एक बात, प्लस आई ग्रुप पहचानना है ना, तो उस ग्रुप से तुम पूछो क्या तुम एल्काइल ग्रुप हो भैया? क्या तुम एल्काइल ग्रुप हो कंटेनिंग हाइड्रोजन्स? क्या तुम एल्काइल ग्रुप हो? क्या तुम नेगेटिवली चार्ज हो? क्या तुम टी हो
या डी हो या SiH3 हो, इन तीनों सवालों में से किसी भी एक सवाल का जवाब अगर यस आता है तो वो प्लस आई है, वरना माइनस आई है। बस ये एक तरीका जिसके थ्रू आप किसी भी कंपाउंड को प्लस आई या माइनस आई में बता सकते हो। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? लेट्स हैव एन एग्जाम्पल से समझाता हूं तुम्हें। मुझे बताओ ए COO माइनस, बोलो प्लस आई है कि माइनस आई है? ये तीनों सवाल पूछो इससे, और इनमें से किसी भी एक का सवाल अगर यस आया तो कह देना प्लस आई है, वरना माइनस आई है। जल्दी से मुझे बता दो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। COO माइनस क्या होने वाला है, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। वाह, 100 बातों की एक बात के लिए। अच्छा, वेरी गुड। 100 बातों की एक बात मैंने बता दी। अगर प्लस आई माइनस आई पहचानना है तो बड़ा ही आसान है। एनएम ने आंसर किया प्लस। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हमेशा कैसा होता है, प्लस आई होता है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ चुकी है दोस्तों? बोलो 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 बोलो। एल्काइल ग्रुप, लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ ये करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलो प्लस आई है कि माइनस आई है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये प्लस आई है कि माइनस आई है? क्या ये एल्काइल ग्रुप है? नहीं, ये एल्काइनाइल ग्रुप है। क्या ये नेगेटिवली चार्ज है? नहीं। क्या ये TDSiH3 है? नहीं। तो बोलो ये क्या है? ये एल्काइनाइल ग्रुप है। इसका मतलब ये है माइनस आई। तो यही बस एक ब्रह्मास्त्र है जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि प्लस आई और माइनस आई क्या है। जल्दी से कुछ सवालों का जवाब मुझे चाहिए, और वो है इनमें से कौन सा फॉर्मल चार्ज है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज जो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या वेकेंट ऑर्बिटल को नहीं बताता हो। वेकेंट ऑर्बिटल को नहीं बताता हो उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज है दोस्त, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है। जल्दी से मुझको बता दो कि इनमें से कौन है जो सिर्फ फॉर्मल चार्ज को बता रहा है। फॉर्मल चार्ज, नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या वेकेंट ऑर्बिटल। मल्टीपल करेक्ट सवाल है दोस्तों। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बता रहा है? क्या ये पॉजिटिव चार्ज या नाइट्रोजन पर है ना? क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बता रहा है? और यहाँ ले लें एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बता रहा है? क्या पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बता रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को नहीं बता रहा है, क्या पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब वेकेंट ऑर्बिटल को बताता है तो वो फॉर्मल चार्ज नहीं है। अगर इसको बताता है तो नॉट फॉर्मल चार्ज। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तब भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब वो फॉर्मल चार्ज है। देखो यहाँ नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये फॉर्मल चार्ज है। एल्यूमिनियम के पास 4 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये फॉर्मल चार्ज है ना। ऑक्सीजन के पास हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर भी है, इसका मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये फॉर्मल चार्ज। ये कार्बन के पास कार्बोकेटायन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये फॉर्मल चार्ज नहीं है। आंसर है AC। बिल्कुल सही जवाब दिया, ACD। अगला सवाल, अब तो इंडक्टिव तुम पढ़ चुके हो तो मेरे हिसाब से तुम इसका जवाब दे पाओगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करो, जानते हो तुम, है ना। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे जैसे फ्लोरीन से दूर होता जा रहा था वैसे वैसे चार्ज कम होता जा रहा था, तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मल्टीपल करेक्ट है दोस्तों। क्या ये परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड है? बिल्कुल सही, हम पढ़ के आए। क्या ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है? नहीं, ये तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। क्या इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है? क्या इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं? नहीं, वो तो रेजोनेंस में होते हैं। वाह वाह वाह, डीलोकलाइज, है ना। तो आंसर है क्या, इट अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हमारे पास ए और डी, AD। डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस में, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे। अब ये देखो तुम्हारा तुम्हारा जो है वो 100 बातों की एक बात वाली कहानी अब यहाँ पर आप अप्लाई करें कि इनमें से कौन जो है वो सिर्फ प्लस आई दे रहा है।
प्लस आई का मतलब कौन होता है? एल्काइल ग्रुप हो, या नेगेटिवली चार्ज हो, या SiH3 हो, और या T हो, या D हो। तो इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो सिर्फ प्लस आई को रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से मुझको बता दो फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो ओनली प्लस आई? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो ओनली प्लस आई? of the following pair show only plus I? SS का आंसर आ चुका है सनातन का A, DK का आंसर आ चुका है A, NM का B, AS का आंसर आ चुका है A और C। दीपांशु का आंसर आ चुका है A, IK का आंसर आ चुका है A। प्लीज़ अपने नाम के साथ लिखें ताकि मुझे नाम बोलने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी नाम सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे दीपांशु A लिख रहा है ना, वैसे लिखो ताकि मुझे याद रहे। धीरे धीरे मुझे याद हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये अल्काइल ग्रुप है, तो आंसर ए होने वाला है। दिस इज नॉट ये अल्काइल ग्रुप। अल्काइल फर्स्ट एटम को देखना है दोस्तों, ये अल्काइल ग्रुप बाद में है, पहले वैलेंसी जहाँ से ओपन हो रही है वो तो ऑक्सीजन है, तो ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, ये अल्काइल ग्रुप है। NO2 से पूछो क्या ये अल्काइल ग्रुप है? नहीं। क्या ये नेगेटिवली चार्ज है? नहीं। क्या ये TD और SiS3 में से? नहीं, तो हटाओ इसको। OH क्या ये अल्काइल ग्रुप है? नहीं। क्या ये नेगेटिव चार्ज है? नहीं। क्या ये T और D है? नहीं, तो भी हटाओ इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा दोस्तों। OCH3 वाले जरा ध्यान दें, जो जहाँ से वैलेंसी ओपन हो रही है वो ऑक्सीजन है। SiH ये तो बाद में है, ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर हमारे पास O हो और फिर CH डबल बॉन्ड CH2 हो और फिर CH3 हो तो तुम कहो ये अल्काइल ग्रुप है। जहाँ से वैलेंसी ओपन हो रही है उसको देखना है, ये ऑक्सीजन है ना, है ना, है ना, है ना? बताओ इसमें से जो सर्कल्ड ग्रुप हैं उनमें से माइनस आई कौन देगा? सर्कल्ड ग्रुप में से माइनस आई कौन देगा? और ये मल्टीपल करेक्ट है, जल्दी बताओ। सर्कल्ड ग्रुप्स में से माइनस आई कौन देगा? माइनस आई, माइनस। और याद रखना जब भी तुम आंसर करो तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा अगर वो किसी क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है और बहुत बढ़िया क्रिकेटर है जो कि 360 डिग्री पर छक्के मारता हो, तो प्लीज़ उसके नाम के आगे बिल्कुल इज्जत के साथ लिख दें। हेलो एजी, हेलो एजी, एजी वाह, एजी इज बिग फैन ऑफ एजी, वाह। मेरे दोस्तों अगर आपका आंसर किसी क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है तो प्लीज उसके नाम के आगे इज्जत से विलियर्स भी लिख दें। बीपी, यस, सेंटन ने आंसर किया बिल्कुल सही, ABD विलियर्स। SP कार्बन है दोस्त। निधि मिश्रा, निधि मिश्रा आंसर करना भूल गई, निधि मिश्रा करके छोड़ दिया बस। निधि मिश्रा आंसर भी करना है बिल्कुल। AS ने आंसर किया ABD विलियर्स, ABD विलियर्स। ये है एल्किनाइल ग्रुप्स, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास है SP, और ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है गोले पर, तो ये प्लस आई है। निधि मिश्रा, अच्छा निधि मिश्रा ने, सॉरी निधि मिश्रा बिल्कुल सही, तुमने बी आंसर किया था मगर ABD है, आंसर इज ABD विलियर्स। इश्क, इशाक है क्या है? मैं तो इश्क बोल दूंगा यार, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ए हटा देता हूँ, तो इश्क का आंसर है ABD विलियर्स, बिल्कुल सही जवाब। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी में इसका काम आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में आता है और बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में आता है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट मैं जैसे बता चुका हूँ, कार्बोकेटायन है और कार्बन फ्री रेडिकल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये गरीब है, देने वाला स्टेबलाइज करेगा। और कार्बोनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस आई, क्योंकि ये अमीर है तो इसे रॉबिन हुड चाहिए, ये है रॉबिन हुड जो कि इससे छीन कर इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मास्त्र, ये हो गया हमारे पास कौन सा कंसेप्ट? की कंसेप्ट। गरीब को स्टेबलाइज करेगा देने वाला, अमीर को स्टेबलाइज करेगा रॉबिन हुड खींचने वाला। एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है जरा ये भी यहीं बता देता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ लेट्स हैव HA और ये देगा H प्लस और देगा हमारे पास A माइनस, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस और इसको बोलते हैं एसिड। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब बनने वाले प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, स्टेबल दी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर दी एसिड, तो इसका मतलब A माइनस की स्टेबिलिटी से बात करेंगे और A माइनस को कौन स्टेबलाइज करेगा? नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है माइनस आई।
तो हम यहाँ कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर को कौन स्टेबलाइज करेगा? डोनर है तो इसका मतलब जितना ज़्यादा उसके पास पैसा आएगा कहीं से, डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। तो हमें समझ में आ चुका है कि अगर मैं फिर से कंक्लूड कर दूं तो कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। देखो, प्लस इज स्टेबलाइज बाय प्लस। कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस जनरली कौन सा चार्ज वाला होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली नॉट प्लस। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी। लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी। अब डोनेट किसी को करना है तो ऑब्वियसली तभी डोनेट करूंगा ना जब मेरे पास बहुत सारा पैसा पीछे से आ रहा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीछे से कोई दे रहा हो मुझे प्लस आई से और माइनस आई। तो ये है हमारे पास ब्रह्मास्त्र जिसके थ्रू आप कर सकते हैं सारे सवालों का अंत। बोलो 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 बोलो। सज्जन बन गया सर, वेरी गुड, शाबाश। है ना? तो एप्लीकेशन हमारे पास ये था। अब सबसे पहले ले लेते हैं हमारे पास एप्लीकेशन एबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। है ना? लेट्स हैव एन एग्जांपल। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज विद NO2 और नेगेटिव चार्ज NO2। तो मुझे बताओ ABC में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ABC में से सबसे ज़्यादा, जल्दी से मुझे बता दो, ABC में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? हमने लेट शुरू किया था इसलिए हम जल्दी नहीं छोड़ेंगे, हम 5-7 मिनट और लेंगे दोस्तों। ABC में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सवाल कुछ हैं हमारे जो तुम्हें देके जाना पड़ेगा, जवाब उसके बाद ही हम तुम्हें छोड़ेंगे। ABC बिल्कुल सही, क्योंकि NO2 का क्या रहा? माइनस आई, एंड माइनस स्टेबलाइज बाय माइनस। तुम समझ गए हो, बिल्कुल सही। अब तुमसे एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल भी पूछ लेता हूँ। HI, HCl, HBr और HF में से ज़्यादा अच्छा एसिड कौन है? पहले हम H प्लस देकर कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं। H प्लस निकाल कर तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास I माइनस, और आ जाएगा Cl माइनस, यहाँ पर आ जाएगा Br माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास F माइनस। तो इनकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो मुझे बताओ, चार्ज इज लाइक दुख, बांटने से क्या होता है? कम होता है। तो मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस पर बटेगा? जल्दी से मुझको बता दो। थैंक्स एजी। एजी अपना पूरा नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर सकूं। वैसे तो तुम मेरी ही राशि के हो, तो नाम नहीं बताओगे तब भी मुझे खुशी हो रही है जब मैं बोर्ड पर एजी देख रहा हूं, मगर अगर नाम बताओगे। मुझे बताओ, ऐसा कौन है जो सबसे अच्छा एसिड है? इनमें से चार्ज किस पर सबसे ज़्यादा बटेगा? चार्ज इज लाइक दुख, बांटने से क्या होता है? कम होता है। मार्क माई वर्ड्स, ये मेरे शब्द है दोस्त। है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चंद्रकेतु ने आंसर किया बी, बॉम्बे। तो ए क्या देते हैं, चल बी, सी और डी। समझ रहे हो तुम? फ्लोरीन की बात करें तो दिस इज लाइक पोमेरियन। और अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो दिस इज लाइक एलिफेंट। और नेगेटिव चार्ज इज लाइक एक सोप है जिससे तुम्हें इसे नहलाना है। मुझे बताओ, अगर मैंने पूरा सोप एलिफेंट पर लगा दिया या फिर पोमेरियन पर लगा दिया तो झाग फॉर्म पर स्क्वायर एरिया पर किस पर ज़्यादा आएगा? नेगेटिव चार्ज इज लाइक दुख, तो मान लो फोम, क्योंकि एक साबुन से क्रिएट होगा। मुझे बताओ किस पर चार्ज या झाग की डेंसिटी ज़्यादा होगी? क्लोरीन पर झाग या चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज इज लाइक दुख, दुख ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। और आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसका मतलब चार्ज इज लाइक दुख, बांटने से कम होता है। तो सबसे तगड़ा एसिड कौन सा होगा? आयोडीन। तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ चुकी है मेरे दोस्तों? अगर आ चुकी है तो हम करेंगे फिर अगला सवाल। और मुझे बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन OH?
मल्टीपल करेक्ट है दोस्तों। जल्दी से कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ जवाब ले लेते हैं। OH से ज्यादा -I किसका होगा? सर क्लास कब तक होगी? अगले 5 मिनट बाद तक। जल्दी से अपन सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि 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 रे। बिल्कुल SS ने आंसर किया ए बी, मेरे हिसाब से तो ए बी बिल्कुल सही लग रहा है। इसकी भी ज्यादा है, इसका भी -I ज्यादा है, ये तो +I देगा। और ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नाइट्रोजन की, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर है ए बी। तो कुछ सही जवाब। अब ये रिवाइज कर लिया अपन ने, जल्दी से मुझे बता दो कि क्लोरोप्रोपेन है, इसमें से क्या क्या बातें तुमको सही लग रही है? इंडक्टिव इफेक्ट इज लीस्ट इन दी बॉन्ड बिटवीन कार्बन 3 एंड H। कार्बन 3 और H में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम लग रहा होगा, बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। इशाक ने आंसर किया ए, PD। अच्छा, और ये भी सही लग रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक ऑफ इंडक्टिव डिमिनिश डिमिनिश करते हैं एज इंटरवेनिंग बॉन्ड इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम चॉइस कार्बन 1 कार्बन 3 टू, ये छोड़ दो इसको, ऑप्शन को। हमारे पास ABC तो है, डी का मीनिंग है, ये कहना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम कार्बन 2 टू कार्बन 1। है ना दोस्तों? अपन कुछ ऐसा सवाल लेते हैं बढ़िया वाला, तब आएगा फील हमको। हाँ, ये वाला एक अच्छा सवाल है दोस्तों। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है और इन पर डिपेंडेंट है। कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? -I। क्या मेरी बात तुमको समझ में आई? PDF दोस्तों अभी आपको मेरे लेक्चर के बाद ही मिल जाएगी। ये अपन आखिरी सवाल है जिसको ले लेते हैं, और उसके बाद अपन चलते हैं। जल्दी से मुझे बता दो कि इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होने वाला है, जल्दी से मुझको बताओ। यहाँ पर ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर तुमको नज़र नहीं आ रहा बड़ा सा लिख दे, पॉजिटिव। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। आंसर SS का आंसर आ चुका है C। तो देते हैं अपन P, ये है हमारे पास Q, और ये है हमारे OCH3 का आएगा -I, CH3 का आएगा +I, NO2 का आएगा भयानक -I। -I तो अच्छी बात नहीं है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अच्छी बात कौन सी है? सबसे पहले Q, फिर आएगा P, और फिर आंसर किस किस, किन किन भारतीयों ने, कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है? तो यहाँ पर हमारे पास हॉट सीट पर TK जी, और इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर है, क्या मेरी बात हमारे तक पहुँच चुकी? तो दोस्तों ये था हमारे पास GOC1 का लेक्चर, और इसके बाद अब आने वाला है GOC2 का लेक्चर। तो फिर मिलते हैं, उसमें रेजोनेंस अपन पढ़ेंगे दोस्तों। और वो कब आने वाला है, वो कब आने वाला है, वो कब आने वाला है? वो आने वाला है इस थर्सडे को, समझ रहे हो तुम? इस थर्सडे को शाम को 5 बजे जो है वो लेक्चर होने वाला है। बाय अजय सर, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू NM। है ना? तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, मगर उससे पहले कि मैं जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि आप मुझे क्लियरली देख पाओ, और हम प्यार मोहब्बत के साथ बाय बाय कर सकें। क्या मैं आप लोगों को बड़ा सा नज़र आ रहा हूँ? अगर ऐसा है तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे रेजोनेंस, और ऐसे ही जुड़े रहें, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। रेजोनेंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको जानने की मिलेगी जिसको मैं कहता हूँ एका जी आज का ज्ञान, आशुतोष गौतम का ज्ञान, ऐसा कह सकते हो तुम। फिर मिलेगी 100 बातों की एक बात, गहरी बात, और ब्रह्मास्त्र। ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने ईजाद की ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाएँ। दोस्तों ये था आज का सेशन। बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें।
हैप्पी लर्निंग।